हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य का साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की यह पुस्तक है। इस पुस्तक से हम खंड क के पोर्शन को देख रहे थे। खंड क है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य शैली में युगांतर इस शीर्षक से प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम शिक्षण संस्थाएं, कचहरियों की भाषा और समाचार पत्र, इन तीनों सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का टॉपिक है हिंदी गद्य शैली में युगांतर। ठीक है, छठा टॉपिक है। टोटल 19 टॉपिक है। 19 टॉपिक के अंतर्गत भी सब सेक्शन है। तो अगर वीडियोस अलग अलग आ रहे हैं, यानी टोटल अगर 19 से ज़्यादा वीडियो है, तो सब सेक्शन जो है उसका बड़ा होगा। इस वजह से वो जो वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और क्वांटिटी उसके कारण बढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 6 वाला जो सेक्शन था, हमारा टॉपिक जो था वो है हिंदी गद्य शैली में युगांतर। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कचहरियों की भाषा, शिक्षण संस्थाएं और समाचार पत्र। तो सबसे पहला जो अभी टॉपिक है वो हिंदी गद्य शैली में युगांतर की प्रस्तावना से ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के निर्माण और विकास के दो प्रमुख प्रारंभिक स्रोत कौन कौन थे? ऑप्शन ए है समाचार पत्र और कचहरियाँ, ऑप्शन बी है धार्मिक संस्थाएं और फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ऑप्शन डी है उर्दू और अरबी फारसी। इसका सही उत्तर होगा हिंदी गद्य के निर्माण और विकास के दो प्रमुख प्रारंभिक स्रोत कौन कौन से हैं? धार्मिक संस्थाएं और फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडित हिंदी गद्य को अपेक्षित शक्ति क्यों नहीं दे सके? ऑप्शन है ग्रंथ संकलन का अभाव था, ऑप्शन बी अंग्रेजों की प्रतिकूलता थी, ऑप्शन सी जनता का समर्थन नहीं मिल पाया और ऑप्शन डी संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग था। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पंडित थे लल्लूलाल सदर मिश्र, इंशाअल्लाह खां और सदासुखलाल नियाज। ठीक है, तो ये 4 फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों में जिनको प्रमुख रूप से जाना जाता है, इनकी जो इन्होंने जो हिंदी के प्रचार प्रसार में जो भूमिका निभाई, उससे फिर भी हिंदी गद्य को उस प्रकार की शक्ति नहीं मिल पाई थी। तो उसका कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज़ों की प्रतिकूलता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक संस्थाओं को जनता तक पहुंचने के लिए किस रूप का आधार लेना पड़ा? ऑप्शन ए उर्दू शैली, ऑप्शन बी संस्कृत निष्ठ गद्य, ऑप्शन सी हिंदुई का आधार, ऑप्शन डी अंग्रेजी प्रभाव। इसका सही उत्तर होगा हिंदुई का आधार। धार्मिक संस्थाओं को जनता तक पहुंचने के लिए किस रूप का आधार लेना पड़ा? हिंदुई का आधार। अगला प्रश्न देखने से पहले देख लेते हैं, ईसाई प्रचारक अधिक ग्रामीण शैली को लेकर चले थे। धार्मिक संस्थाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस रूप का आधार लेना पड़ा था वह था हिंदुई का आधार। वहीं अगर हम ईसाई धर्म प्रचारक की बात करें तो इन्होंने अधिक ग्रामीण शैली को लेकर अपनी भाषा शैली को अपनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के गद्य का प्रयोग ब्रह्म समाज व आर्य समाज के ग्रंथों में हुआ था? ऑप्शन ए है ग्रामीण शैली, ऑप्शन बी संस्कृत निष्ठ गद्य, ऑप्शन सी है सरल भाषा, ऑप्शन डी है उर्दू शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज व आर्य समाज के ग्रंथों में संस्कृत निष्ठ गद्यों का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, अंग्रेजी प्रभाव से पृथक हिंदी गद्य की स्वतंत्र परंपरा के पोषक दयाल अनेमी, दौलत राम एवं सदासुखलाल आदि लेखकों की शैली अपने स्वरूप विकास में क्यों नहीं बढ़ सकी? 2 धाराएं देखी थी ना कि गद्य की जो 2 धाराएं वो प्रवाहित हो रही थी, एक जो अंग्रेज़ों के प्रभाव में लिख रहे थे और एक जो अंग्रेज़ों से मुक्त होकर लिख रहे थे, यानी उनके प्रभाव से मुक्त थे। तो अंग्रेजी प्रभाव से पृथक हिंदी गद्य की स्वतंत्र परंपरा के पोषक, तो स्वतंत्र परंपरा के पोषक में दयाल अनेमी थे, दौलत राम थे, सदासुखलाल थे। ठीक है, तो इन तीनों का नाम जो है वो पृथक परंपरा के अंतर्गत आता है। तो इनकी जो लेखकों की शैली है वो अपने स्वरूप विकास में क्यों नहीं बढ़ सकी? ऑप्शन ए है जनता का समर्थन नहीं था, ऑप्शन बी अंग्रेज़ों की रोकथाम थी, ऑप्शन सी अनुकूल वातावरण का अभाव था और ऑप्शन डी संस्कृत का प्रभाव अधिक था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुकूल वातावरण का अभाव था। मुसलमानी जनता उर्दू एवं अरबी फारसी के पक्ष में थी।
ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। अगर हम देखें तो जो मुसलमानी जनता थी वो उर्दू एवं अरबी फारसी के पक्ष में थी। अगला प्रश्न है, उस समय हिंदी गद्य का मुख्य सहारा क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी का प्रभाव, ऑप्शन बी उर्दू फारसी परंपरा, ऑप्शन सी जनता का बल, ऑप्शन डी धार्मिक संस्थाएं। प्रश्न है, उस समय हिंदी गद्य का मुख्य सहारा क्या था? जनता का बल। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास में उस समय कौन से 3 प्रमुख माध्यम कार्य कर रहे थे? ऑप्शन ए है धार्मिक संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं, फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन बी है शिक्षा संस्थाएं, समाचार पत्र और कचहरियाँ की या फिर कचहरियों की भाषा कह सकते हैं, ऑप्शन सी है अंग्रेजी साहित्य, मुस्लिम परंपरा और संस्कृत ग्रंथ, ऑप्शन डी है ग्रामीण शैली, उर्दू फारसी और अंग्रेजी प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा के विकास में उस समय 3 प्रमुख माध्यम थे, शिक्षण संस्थाएं, समाचार पत्र और कचहरियाँ। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 सेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, समाचार पत्र, शिक्षण संस्थाएं और कचहरियाँ। अगला देखते हैं प्रश्न, शिक्षा संस्थाएं, समाचार पत्र और कचहरियाँ। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है शिक्षा संस्थाएं। शिक्षा संस्थाएं के प्रश्नों को देखने से पूर्व हम देख लेते हैं इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कंपनी सरकार के समय में भी शिक्षा का प्रबंध किया गया था। देशी जनता को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने की आवश्यकता कंपनी सरकार को भी महसूस हुई थी और उसने जनता की भाषा में ही इस ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यानी कि जनता को पहले शिक्षित करना और यूरोपीय ज्ञान से भी परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस कारण जो भी जानकारी दी जाती थी वो जनसामान्य की भाषा में या जनता की भाषा में ही ज्ञान प्रदान किया जाता था। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न है, कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1823, ऑप्शन बी 1817, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1838। सही उत्तर होगा 1817। कलकत्ता बुक सोसाइटी 1817। अगला प्रश्न है, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1823, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1857। कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1823 में। कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना हुई थी 1823 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1823, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1838। आगरा कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1823। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले फैक्ट देख लेते हैं। बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, आगरा नॉर्मल स्कूल आदि की स्थापना कंपनी की इसी नीति के आधार पर हुई थी, यानी भाषागत नीति जो उनकी थी उसी आधार पर इन 3 कॉलेज, बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज और आगरा नॉर्मल कॉलेज, इनकी स्थापना हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान कंपनी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और आगरा नॉर्मल स्कूल। अभी हमने देखा इस प्रश्न को यहाँ पे, तो इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, हमारे फैक्ट्स में नहीं है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द इनकरेक्ट आंसर। बाकी अगर हम 3 बात देखें, 3 जो कंपनी के द्वारा स्थापित की गई वह बरेली कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है और आगरा नॉर्मल स्कूल है। अगला है, 1838 से 1850 ईस्वी के बीच शिक्षा संस्थाओं में किस उद्देश्य से हिंदी गद्य का उपयोग हुआ? ऑप्शन ए है प्रशासनिक आदेशों के लिए, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए, ऑप्शन सी धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद के लिए, ऑप्शन डी राजनीतिक भाषणों के लिए। तो 38 से 50 के बीच शिक्षण संस्थाओं में किस उद्देश्य से हिंदी गद्य का उपयोग हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए। अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्राइस्ट ने किस संस्था में हिंदी गद्य को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन गिलक्राइस्ट ने किस संस्था में हिंदी गद्य को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले फैक्ट देख लेते हैं। अपरिमार्जित एवं शिथिल होने पर भी इसे हम हिंदी गद्य के विकास का अग्रिम कदम अवश्य मान सकते हैं। फोर्ट कॉलेज विलियम कॉलेज के विषय में यह कथन है। अगला प्रश्न है, आगरा कॉलेज की किस अध्यापक के हिंदी गद्य का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। आगरा कॉलेज के किस अध्यापक के हिंदी गद्य का उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन ए है राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी नवीन चंद्र राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल। आगरा कॉलेज के किस अध्यापक के हिंदी गद्य का उदाहरण दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल। क्या है उदाहरण, गद्य का नमूना। तो इनके गद्य का उदाहरण देख लेते हैं। जब सारी यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन होने से शांत हो गई है, तब बेल्जियम वाले हॉलैंड देश में इस आशय से इकट्ठा हुए कि हमारे साथी होने से नीदरलैंड के राज्य में आगे के लिए फ्रांस वालों की संपूर्ण रूप से रोक होगी। फ्रांस वालों की संपूर्ण रूप से रोक हुई। तो ये जो नमूना है वह जवाहरलाल नेहरू के गद्य का नमूना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए गद्यांश से किस काल की प्रमुख ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य, ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन डी है चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना। तो दिए गए गद्यांश से किस काल की प्रमुख ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य। जवाहरलाल का जो ये गद्य का जो नमूना है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें किस साम्राज्य की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 है हिंदी गद्य पर प्रथम आघात किसकी शिक्षा नीति से पड़ा। ऑप्शन ए है चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी है विलियम गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड मैकाले का। और 1835 में यह प्रभाव हमको दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना जिसका समय 1854 है, मुख्यतः किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, या ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं का दमन, ऑप्शन डी विश्वविद्यालयी भाषाओं की स्थापना। इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकों का निर्माण। अगला फैक्ट है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण हिंदी को अधिक प्रश्रय नहीं मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा शिव प्रसाद, जिनका समय 1823 से 1895 ईस्वी है, का योगदान किस क्षेत्र में रहा। ऑप्शन ए है अंग्रेजी साहित्य, ऑप्शन बी है हिंदी गद्य का विकास और रक्षा, ऑप्शन सी है गणित शास्त्र, और ऑप्शन डी है संस्कृत काव्य। राजा शिव प्रसाद का योगदान किस क्षेत्र में रहा है, हिंदी गद्य का विकास और रक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला जो सेक्शन है वह कचहरियों की भाषा से संबंधित है। शिक्षण संस्थाएं हमने देख ली, कचहरियों की भाषा देखनी है, और इसके बाद हमें समाचार पत्र से संबंधित प्रश्नों को देखना है। तो कचहरियों की भाषा में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है 1836 ईस्वी के पहले कचहरियों की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो जो फारसी शब्द हैं, फारसी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फारसी। अगला हम देखते हैं कचहरियों की भाषा क्या है। 1836 के ईस्वी के पहले कचहरियों की भाषा फारसी थी। अगला है, उससे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं। 20 नवंबर 1837 को एक कानून पास करके फारसी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर प्रादेशीय भाषाओं के प्रयोग को मान्यता दी गई, किंतु सदर दीवानी अदालत तथा संयुक्त प्रांतीय अदालतों में से हिंदुस्तानी प्रयोग होता रहा।
हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उर्दू से था। किनकी बात हो रही है ये? कचहरियों की जो भाषा थी वह 20 नवंबर 1837 ईस्वी को एक कानून पास करके फारसी को हटा दिया गया। उसके स्थान पर प्रदेशीय भाषाओं के प्रयोग को मान्यता दी गई। किंतु सदर दीवानी अदालत तथा संयुक्त प्रांतीय अदालतों में इन दो अदालतों में हिंदुस्तानी का प्रयोग होता रहा। हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उर्दू से था। इस प्रकार 1837 के बाद सरकारी दफ्तरों कचहरियों से नागरिक का प्रायः बहिष्कार सा हो गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, किस तिथि को एक कानून पास करके फारसी की जगह प्रदेशीय भाषाओं को मान्यता दी गई? ऑप्शन ए है 20 नवंबर 1836, ऑप्शन बी है 20 नवंबर 1837, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर 1837 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1837। इसका सही उत्तर होगा 20 नवंबर 1837। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 1837 ईस्वी के बाद सदर दीवानी अदालत तथा संयुक्त प्रांतीय अदालतों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी। अभी हमने देखा इस कथन में, तो हिंदुस्तानी का जो प्रयोग हुआ है इन दोनों भाषाओं में होता रहा। अगला प्रश्न है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने किस भाषा के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि संस्कृत शब्दों को जारी करने की कोशिश बेफायदा है? तो ये क्यों बेफायदा है? क्योंकि जो प्रयोग है वो फारसी की भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। सही उत्तर हो जाएगा ए फारसी। कथन है यहाँ राजा शिवप्रसाद सिंह का। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, शुद्ध हिंदी चाहने वालों को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरी में फारसी हरफ जारी है, इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की कोशिश बेफायदा होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालमुकुंद गुप्त ने कचहरी हिंदी को किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन ए है देशी भाषा, ऑप्शन बी पादरियाना, ऑप्शन सी पादरियाना या साहिबाना भाषा, ऑप्शन सी नागरी भाषा, ऑप्शन डी फारसी भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पादरियाना या साहिबाना भाषा। बालमुकुंद गुप्त ने कचहरी हिंदी को क्या कहा है? पादरियाना या फिर साहिबाना भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले फैक्ट है, श्री बालमुकुंद गुप्त और वीरेश्वर चक्रवर्ती ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया है। वीरेश्वर चक्रवर्ती जैसे अन्य विद्वानों, अन्य हिंदी प्रेमियों ने भी कचहरियों में चलाई जाने वाली भाषा का विरोध किया था। यहाँ इनका कथन देख लेते हैं। बालमुकुंद गुप्त ने कचहरी हिंदी का विरोध करते हुए कहा था, यहाँ है हम, अंग्रेज लोग जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारी समझ में युक्त प्रदेश की सरकार वही भाषा जारी करना चाहती है, पर यह भली भांति मान लेना चाहिए कि वह बेमुहावरा सिद्ध भाषा है, उसे हम साहिबाना या पादरियाना भाषा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1900 में कचहरी भाषा के प्रश्न पर निर्णायक सफलता किसके अथक प्रयत्न से मिली? ऑप्शन ए वीरेश्वर चक्रवर्ती, ऑप्शन बी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1900 में कचहरी भाषा के प्रबल समर्थक जो मिले थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगला जो पॉइंट है उससे पहले फैक्ट है, कचहरियों में नागरी की पुनः प्रतिष्ठा हुई, किंतु शब्दावली लगभग उर्दू की ही रही। आज भी कचहरियों में उर्दू शब्दावली ही अधिक प्रचलित है। तीसरा सेक्शन है, हमने शिक्षण संस्थाएं कर ली, कचहरियों की भाषा कर ली, और अभी हमें करना है समाचार पत्र। समाचार पत्रों के प्रकाशन से हिंदी गद्य को बल प्राप्त हुआ। हिंदी गद्य का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये फैक्ट था, समाचार पत्रों के प्रकाशन से हिंदी गद्य को बल प्राप्त हुआ, ये फैक्ट था। ठीक है, प्रश्न यहाँ से शुरू है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है उदंत मार्टन, ऑप्शन ए है बंगदूत, ऑप्शन बी है बनारस अखबार, ऑप्शन सी है उदंत मार्टन और ऑप्शन डी है समाचार सुधावर्षन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्टन। अगला जो सेक्शन है वो उदंत मार्टन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। उदंत मार्टन युगल किशोर शुक्ल ने, इसके जो समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो युगल किशोर शुक्ल हैं, इन्होंने कलकत्ता से प्रारंभ किया। यह 1 वर्ष बाद ही बंद हो गया था। अगला प्रश्न है, उदंत मार्टन का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था?
पहले वाले की बात कर रहे हैं, जो गैप लेकर फिर से स्टार्ट किया गया वो उसकी बात नहीं कर रहे, पहले वाले की बात करें। उदंत मार्टन का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1829, 1826, 1845, 1854। तो इसका सही उत्तर है 1826। अगला जो पैसेज है वह इसी से संबंधित है। इसकी हिंदी का नमूना इस प्रकार है, यानी उदंत मार्टन की बात हो रही है कि इसकी हिंदी का नमूना इस प्रकार है। श्रीमान गवर्नर बहादुर की आइस से आइस जन साहस में चित्र लगाए के एक प्रकार से एक नया ठाठ टाटा हो, जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज़ के लेने की इच्छा करे तो अमाड़ा ताल की गली 37 अंक मार्तंड छापा खर में अपना नाम और ठिकाना भेजते ही सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर की गली 37 अंक मार्तंड छापाघर में अपना नाम और ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर की गली 37 अंक मार्तंड छापाघर में अपने रहने वाले घर 37 अंक मार्तंड छापाघर में अपना नाम और ठिकाना भेजने से ही सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर बैठे और बाहर के आने वाले डाक आज कागज पाया करेंगे। अगला प्रश्न है बंगदूत जिसका समय है 1829, समाचार पत्र किन किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए है हिंदी अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी अंग्रेजी और फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी अंग्रेजी फारसी और बांग्ला। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, हिंदी अंग्रेजी फारसी और बांग्ला। तो बंगदूत जो समाचार पत्र थे वह किन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला। अगला प्रश्न है बनारस अखबार के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है तारा मोहन मैत्र, ऑप्शन बी है गोविंद रघुनाथ थत्ते, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास सेन, युगल किशोर, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर होगा बनारस अखबार गोविंद राधिका है। एक बार पुनः इस प्रश्न को देख लेते हैं। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है तारा मोहन मैत्र, ऑप्शन बी है गोविंद रघुनाथ थत्ते, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन डी है युगल किशोर सुकुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, गोविंद रघुनाथ थत्ते। बनारस अखबार के संपादक कौन है? गोविंद रघुनाथ थत्ते। इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सन 1845 ईस्वी में बनारस से गोविंद रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में दूध विनायक मोहल्ले से मतवा बनारस अखबार या बनारस अखबार प्रकाशित हुआ। इसकी भाषा का झुकाव पूर्णतः उर्दू की ओर था। तो यही जो बनारस अखबार है इसी की बात हो रही है और इसका संपादक अगर देखें तो वो है गोविंद रघुनाथ थत्ते। ठीक है, और इसकी जो भाषा का जो झुकाव है वो उर्दू की ओर था। अगला प्रश्न है सुधाकर समाचार पत्र का प्रारंभ किसके संपादकत्व में हुआ? ऑप्शन ए है तारा मोहन मैत्र, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन सी है राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी है राजा शिव प्रसाद सितारेहिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तारा मोहन मैत्र। इससे संबंधित फैक्ट है 1850 ईस्वी में इसके विरोध में बनारस से ही तारा मोहन मैत्र के संपादकत्व में सुधाकर का जन्म हुआ था। तो समय क्या है? 1850। ठीक है, बनारस से ये निकलता है सुधाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है उदंत मार्टन, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी समाचार सुधावर्षन। तो इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधावर्षन। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। इसके थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते से ही सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षन श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। दैनिक जीवन के अधिक निकट होने के कारण इसकी भाषा बोलचाल के अत्यंत निकट है। इसमें प्रयुक्त भाषा का उदाहरण देखिए। अब भाषा का नमूना दिया है किसका? समाचार सुधावर्षन का। यह सत्य हम लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठियों में देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जल्दी बाँच सकता नहीं। 4-5 आदमी लोग इकट्ठा बैठ के ममा टटा
कका घगा डडा कही के फिर मिट्टी का घड़ा जल बोल के निश्चय करते हैं। क्या दुख की बात है, कहिए तो अपने पास से द्रव्य खर्च करके विद्यादान देने की लत तो दूर रही, अपने विद्या सीखना बड़ा ज़रूरत है। सब अक्षरों से देवनागर अक्षर अति उत्तम सहज और सर्वदेश में प्रचलित है, इसको प्रथम सीखना। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षन किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है गोविंद रघुनाथ हत्ते, ऑप्शन बी है तारा मोहन मैत्र, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर सेन और ऑप्शन डी है युगल किशोर शुक्ल। जिसका हमने अभी फैक्ट में देख लिया, श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षन के संपादक रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षन का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1826, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1854। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1854। ठीक है, क्रम से आपको सभी जो समाचार पत्र हैं उनको याद रखना है। अगला है, हिंदी गद्य को स्थायी स्वरूप देने में प्रमुख योगदान किनका माना जाता है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी है गोविंद रघुनाथ हत्ते और तारा मोहन मैत्र, ऑप्शन डी है श्याम सुंदर सेन और युगल किशोर शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इन दोनों से संबंधित जो जानकारियां हैं, या फिर अगर हम उनकी रचनाओं से संबंधित बातें करें, या फिर हिंदी भाषा को लेकर इनका क्या योगदान रहा है, इनको हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये वाला जो सेक्शन था, यानी हिंदी गद्य शैली में युगांतर, इसमें 3 सेक्शन थे। एक हमारा था शिक्षण संस्थाएं, दूसरा था समाचार पत्र और तीसरी थी कचहरियों की भाषा। तो इन तीनों सेक्शन को हमने MCQs फॉर्मेट में किया और कुछ को हमने फैक्ट्स के रूप में भी देखा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।